सुप्रभात बच्चों। आपकी अब द्वितीय इकाई शिक्षा है। उसका जो पाठ्यक्रम है पाठ 7, 8 और 9, ये 3 पाठ हैं और इसके साथ आपका है 51 से लेकर 100 तक संख्यावाचक शब्द हैं। आपने जो तैयारी करनी है, आपने किस तरह से करनी है वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसलिए आप इस पेपर में आपके गद्यांश भी आएंगे। जो गद्यांश हैं, आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से ही आपने गद्यांश का उत्तर देना है। यदि मान लो गद्यांश में आपसे एक पदेन उत्तरत पूछा जाता है तो उसमें आपका एक पद में ही उत्तर होना चाहिए, एक शब्द में ही उत्तर होना चाहिए। और पूर्ण वाक्य में यदि पूछा जाता है तो आपका जो उत्तर है वो पूरे वाक्य में होना चाहिए। निर्देशानुसार में आपसे कर्तृवाच्य भी पूछा जा सकता है, क्रिया भी पूछी जा सकती है, विशेषण भी पूछा जा सकता है, विशेष्य भी पूछा जा सकता है। और निर्देशानुसार में उत्तर जैसा पूछा गया वैसा ही उत्तर आपने देना है। जो पूछा गया उसका उत्तर देना है। आपने गद्यांश करते समय ध्यान रखना है कि एक पदेन का उत्तर एक शब्द में, यदि आप पूरा वाक्य लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य होना चाहिए और 2 वाक्य नहीं होने चाहिए। यदि आप 2 वाक्य लिखोगे तो उसके भी अंक नहीं मिलते। तो यदि पूर्ण वाक्य में पूछा गया तो आपने पूरे वाक्य में एक वाक्य ही लिखना है। इस तरह से आपने गद्यांश करने हैं और क्रमानुसार आपने पूरे वाक्य लिखने हैं। यदि आप पूरे वाक्य नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबरिंग लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये आप ध्यान रखना क्रमानुसार में करते समय। तो आपने पूरे वाक्य लिखने हैं, क्योंकि अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव दिए हैं और सब्जेक्टिव में आपको पेपर में कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्नवाचक में यदि आपको प्रश्नवाचक आते हैं, प्रश्न आते हैं, प्रश्न निर्माण आता है, तो उसमें भी आपने पूरा वाक्य लिखना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो अब बच्चों आपने इस तरह से आपने तैयारी करनी है और इसका जो अभ्यास कार्य है मैं अगली कक्षा में आपको भेजूंगी। आज मैं आपको पाठ 8 का व्याकरण समझा रही हूं। मेरे पास कुछ बच्चों के व्हाट्सएप आए थे कि मैम ये पाठ 8 का जो व्याकरण है, ये पृष्ठ संख्या है, ये आप हमें दोबारा बता दो। और आपका जो मैं ये व्याकरण है मैं पहले भेज चुकी हूँ, आपने बुक में सबने कर रखा होगा, तो आप ये समझ लो दोबारा तो आपने कैसे करना है, ये कैसे किया गया है। इसमें विशेषण और विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं। विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति होती है, एक ही लिंग होता है और एक ही वचन होता है। कि जैसे कि अब ये निम्नलिखितेषु वाक्येषु रिक्स्थानानि उचित पदे पूरयन्तु। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान उचित शब्दों से पूरा करो। अब इसमें डैश अश्वय धावती। अब इसमें आपने क्या देखना है, आपने जो ये सर्वनाम पद है वो विशेषण के रूप में लगे हुए हैं। अब आपने ये देखना है कि विशेष्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। तो वही लिंग विभक्ति वचन आपका विशेषण में होना चाहिए। अब आपने ऐसे देखना है। अब जैसे इसमें आपने देखना है अश्वय, अश्वय विशेष्य है। आपने देखा अश्वय जो शब्द है वो पुल्लिंग है हमारा और इसमें प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है।
अब सामने ऑप्शन दिए गए हैं एषः, एषा, एतत्। तो आपको पता है एषः शब्द पुल्लिंग है और एकवचन है, प्रथमा विभक्ति है। ये आपका वर्ड जो है ये ऑप्शन सही लग रहा है। एषा तो वैसे ही गलत है क्योंकि एषा स्त्रीलिंग में है और जबकि अश्व हमारा पुल्लिंग में है। और एतत् भी गलत है क्योंकि एतत् हमारा नपुंसक लिंग में है और जबकि हमारा अश्व है पुल्लिंग में है। इसलिए बच्चों आपने इस तरह से देखकर ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। आपका अश्व पुल्लिंग है तो आपका जो सर्वनाम पद है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है वो भी पुल्लिंग में ही होना चाहिए, इसलिए यहां पर एषः आया है। इसी तरह से अगला वाक्य डैश बालकान कथ्यत। अब आपने देखा बालकान में बालक शब्द है वो पुल्लिंग है और इसकी विभक्ति भी द्वितीया है, इसकी विभक्ति भी द्वितीया है। और इसमें क्या है, पुल्लिंग है, द्वितीया विभक्ति है और कौन सा है इसमें बालक शब्द रूप है। तो आपने अब इसमें पुल्लिंग लगाना है और द्वितीय विभक्ति जो विशेषण के रूप में है वही होना चाहिए। तो अब आप देखो, अब इसमें तान, तम, तौ, इसमें दो हैं। आपको पता है अब कैसे आप ढूंढोगे इसमें। अब आपने तान, तान इसमें क्या है, तान सबसे पहले तो आपको शब्द रूप आने बहुत जरूरी है। अब आपको पता है इसमें द्वितीय विभक्ति तो है लेकिन वचन कौन सा है, आपने वचन भी देखना है। वचन देखना है तो इसमें आपका कौन सा वचन है, बहुवचन है। जैसे कि पुल्लिंग में अब देखो चला है सै, तौ, ते, तम, तौ, ताम। अब बालक का भी बालक है, बालकहु, बालकहा, बालकम, बालकौ, बालकान। अब आपने बालक का भी चलाकर देखा, आपने देखा कि बालक में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है और पुल्लिंग है और तान में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए यहां पर तान आएगा। आपका ये एक ही नियम है, जो सर्वनाम शब्द रूप आप विशेषण के रूप में भरते हो तो वो आपका विशेषण और विशेष्य एक जैसा ही होना चाहिए, इसलिए यहां पर तान आएगा, तम नहीं आएगा। तम नहीं आएगा क्योंकि तम हमारा एक वचन है और बालकान हमारा बहुवचन है। और तौ भी नहीं आएगा क्योंकि तौ हमारा द्विवचन है और बालकान हमारा बहुवचन है। बच्चों इस तरह से आपने ऑप्शन ढूंढने हैं और यहां पर लिखने हैं। आपको समझ में आ गया होगा आपने कैसे ये करना है। इसी तरह से ग्रामेशु सप्तमी विभक्ति है और आपका नपुंसक लिंग है, तो आपने इसमें नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति वाला शब्द ही ढूंढोगे, तो क्या आएगा, तेषु। इस तरह से आपने ये अभ्यास करना है। समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। वही मेथड जो आपको पहले बताया है। अब इसमें क्या है, सैतु राम है अस्ति। अब आपको पता है कि राम जो शब्द है, राम है वो पुल्लिंग है, तो आपका जो विशेषण के रूप में सर्वनाम शब्द लग रहा है वो भी आपका पुल्लिंग होना चाहिए। अब इसमें पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन। अब इसमें पुल्लिंग एक वचन क्या है, स है। त्वम तो हमारा क्या है, मध्यम पुरुष है। अहम हमारा कौन सा है, उत्तम पुरुष है, इसलिए दोनों गलत हैं। तो राम के साथ स आएगा क्योंकि राम भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी तरह से पत्रम में, पत्रम हमारा क्या है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो आपने इसमें से नपुंसक लिंग शब्द ढूंढना है। तो कौन सा नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अभी देखो इसमें तत् जो है नपुंसक लिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इस तरह से बेटे आपने सर्वनाम पद
जो भरने हैं विशेषण के रूप में, आपने विशेष्य को देखना है उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा लिंग का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपने इसको करना है। अगला है ये कोष्ठघात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब इसमें बॉक्स में दिए गए हैं आपके शब्द और इसमें से ढूंढ के आपने भरना है। आपने क्या करना है, अब आपने लाइन की हिंदी करनी है। स डैश अग्रजय अस्ति, वह बड़ा भाई है। अब देखो, वह मेरा बड़ा भाई है। अब मम का अर्थ होता है मेरा, मया का अर्थ तृतीय विभक्ति है मेरे द्वारा, और मई का अर्थ होता है मुझ पर। अब आपने हिंदी करनी है इसकी। आपने अब मम का मेरा, आपको पता है वह मेरा भाई है, बड़ा भाई है। अब मया, वह मेरे द्वारा बड़ा भाई है, गलत है। मई मुझ पर, वह मुझ पर बड़ा भाई है, ये भी गलत है। इस तरह से इसमें आपने वाक्य की हिंदी करनी है और इसमें से ऑप्शन ढूंढकर लिखना है। इसी तरह से अहम अपि डैश सह चलिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब इसमें भी इनकी आप हिंदी कर लो। अब आपको वैसे भी उपपद विभक्ति में पता है सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको पता है त्वम का अर्थ होता है तुम, और त्वत तुमसे, बल्कि मैं भी तुमसे साथ चलूंगा, गलत। अब त्वम, मैं भी तुम साथ चलूंगा, ये भी गलत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इस तरह से आपने वाक्य की हिंदी करनी है और इसमें से ढूंढकर आपने शब्द लिखना है। और ये जो है प्रश्न, इसमें अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें उत्तर है। त्वम कै असि, तुम कौन हो। इसमें तुम पूछा जा रहा है तुम कौन हो। अब इसमें उत्तर ढूंढो, कौन सा सही उत्तर बनेगा। तुम कौन हो, अहम रमेश अस्मि, मैं रमेश हूं, इसका उत्तर ये आएगा। इसी तरह से त्वाम कै पाठयति, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब इसमें आएगा माम शिक्षक पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाता है। त्वया सह कै अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है। अब इसमें उत्तर आएगा मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिता है। इसी तरह से तुभ्यम कह भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। मह्यम माता भोजनम यच्छति, मुझे माता भोजन देती है। इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न पढ़ना है और इसमें से उसका सही उत्तर क्या है ढूंढकर आपने लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा और आपने यूटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगली क्लास में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी जो आपने कॉपी में ही करना है। धन्यवाद बच्चों।